नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। इसमें से पूछा है कि कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन है आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुँच गया। दूसरा है इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। 3 है आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। 4 है आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? ये हो जाएगा एक से अधिक। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा किया गया था। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसको 7 नियत भार यानी पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें से 4 नियत भार सूर्य का निरीक्षण करेंगे तथा 3 नियत भार लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, जो अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए समर्पित है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरिनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। दिया जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। यह GSLV का 16वां मिशन था। इनसैट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधित उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर निगरानी रखना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय और उसके पर्यावरण का अवलोकन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त खोज एवं बचाव प्रदान करना। अगला है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जियो स्टेशनरी उपग्रह एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा की ऊपरी कक्षा में घूमता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोंडर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं, बढ़ाते हैं और पुनः प्रसारित करते हैं। इनका उपयोग दूर संचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। अगला है CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? यह हो जाएगा कैंसर। कार्ट सेल थेरेपी अर्थात काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है।
कार्ट सेल थेरेपी को अक्सर जीवित दवाएं कहा जाता है। भारत में इसका विकास आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो ये हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। आगे है, चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है और भारत पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा। रूस, अमेरिका व चीन देश हैं। इसे इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें प्रयोग होने वाले लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। जहां चंद्रयान-3 उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। इसमें हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 4 श्रेणियों यथा विज्ञान रत्न VR, विज्ञान श्री VS, विज्ञान युवा एवं विज्ञान टीम पुरस्कार में प्रदान किया जाएगा। आगे है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है गगनयान। आगे है, इसरो के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन को गगनयान मिशन एवं इसके लिए प्रयोग आने वाले अंतरिक्ष यान को गगनयान नाम दिया गया है। यह मिशन भारत या इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जो 2024 के अंत अथवा 2025 के शुरुआती माह में लॉन्च किया जाएगा। अगला है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सौर, पवन, जल या विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। अगला है, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? तो हो जाएगा AI। AI और वायरस तकनीक किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित दिखा सकती है। इस तरह की तकनीकी जो आपको मरे हुए लोगों से बात करने देती है, दशकों से विज्ञान कथाओं का मुख्य आधार रही है। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से अध्यात्मवादियों द्वारा अपनाया जा रहा है, लेकिन अब यह एक वास्तविकता बन रही है और AI और वायस तकनीकी के प्रगति के कारण तेजी से सुलभ हो रही है। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो हो जाएगा बिंदु प्रति इंच। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगला है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि
जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वह भोजन के अम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टिन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। दिया हो जाएगा L1। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य और कोरोना प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु 1 या L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है। आगे है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार या उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार या उत्पादन किया गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्टिमस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के AI डे इवेंट में अपनी बहुप्रचारित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में अपनी रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसे ऑक्टेजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन और टेट्रानिट्रामाइन के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। HMX का उपयोग परमाणु उपकरणों, प्लास्टिक विस्फोट, रॉकेट ईंधन और बस्टर चार्जर्स में किया जाता है। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चैट GPT का पूर्ण रूप जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। चैट GPT में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिज़ाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है।
वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं, जिसमें पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और लिस्प, कोबरा, स्विरल आदि प्रमुख हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है एज कंप्यूटिंग, 3 है नेटवर्क स्लाइसिंग। इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5G तकनीक मिशन टू मिशन संचार की सुविधा से संपन्न होती है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की नींव है। यह नेटवर्क स्लाइसिंग, LOT, क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G पाँचवीं पीढ़ी की सेल्यूलर तकनीकी है, जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा कैसिनी ह्यूजेंस। इसका सही हो जाएगा सनी और उसके वलय। क्या हो जाएगा? सनी और उसके वलय। ए का दूसरा सही हो जाएगा जूनो। तो जूनो का क्या हो जाएगा? बृहस्पति। आर्टेमिस, तो आर्टेमिस का हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास ये हो जाएगा शुक्र। आगे इसमें देख लेते हैं कैसिनी ह्यूजेंस, तो सनी और उसके वलय। जूनो का हो जाएगा बृहस्पति। आर्टेमिस का हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास का हो जाएगा शुक्र। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकती है। फोटो वोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल, जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है तो 1024 MB। 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है 1024 MB। 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट्स। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स। आगे है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान। इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।